हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का 6th वीडियो। 5 वीडियो अपने अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एक बार उसको ब्रीफ कर देता हूं, जैसे हर वीडियो में पिछले वीडियो के लिए ब्रीफिंग अपन करते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन मतलब कोई भी रिलेशन, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन हमको गिवन है तो हम डायमेंशन की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी सारी टर्म्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी तो सबके लिए डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी सेम। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि एक क्वांटिटी में उसी तरीके की क्वांटिटी को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी तरीके की क्वांटिटी आएगी। तो उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटी को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम आना चाहिए। तो हमने उसके बेसिस पर अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए थे, कुछ इक्वेशंस लिए थे, कुछ फार्मूलाज हमने नोट किए थे, और डायमेंशंस हमने चेक करके देख लिया था कि कौन कौन से इक्वेशंस डायमेंशन के बेसिस पर करेक्ट हैं और इनकरेक्ट है। फिर उसमें हमने थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस भी लिए थे कि मान लो ए बी सी डी तक भी हो सकता है कि कुछ अननोन्स हमारे पास हैं और कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए बी सी, इनके हमको डायमेंशनल फार्मूलाज चेक करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको अप्रोच बताई थी। सबसे पहले उस पॉइंट को हमें हिट करना चाहिए जहाँ पर प्लस या माइनस हमको दिखाई दे, वहाँ से किसी एक के लिए हमको डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा, फिर उसके बाद में आगे से आगे रास्ता बनता हुआ चलेगा। एक के लिए डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें पता लग जाएगा तो आगे बाकी के लिए भी हमको डायमेंशनल फार्मूलाज मिलते चलेंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था। आज जो हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशन का। मैं हेडिंग उसका नोट कर देता हूँ, टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, पूरा अगर मैं इसको बोलूं तो एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग, या हम कहें कि सेकंड एप्लीकेशन एक्चुअल में है क्या। बच्चों, हमको क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। अभी मैं एग्जांपल भी लेकर के चलूँगा, पर पहले उसका एक आउटलाइन आप समझ ले क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में बोली जाएगी और ये बताया जाएगा कि ये क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। हमें ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से डिपेंड करती है, बस ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड है। तो हमको उस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन की हेल्प से एक्सप्रेशन को डिराइव करना होगा। अब देखते हैं हम डायमेंशन की हेल्प से एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होगा। कोई एक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, मान लो हमसे कहा कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी आप उसको भी नाम देना चाहें, वो जो फोर्स है वो 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड है। पार्टिकल का मास, पार्टिकल की स्पीड और सर्कुलर पाथ का रेडियस, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड है। अब अप्रोच किस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट के लिए मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करके खुद एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश करना। तो हमसे कहा कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल के मास, स्पीड और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले हम एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि एफ एम पर डिपेंड कर रहा है। वन बाय वन बात करते हैं कि एफ एम पर डिपेंड कर रहा है, बट हमको ये नहीं पता कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम है या एफ प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर है। मे बी एफ प्रोपोर्शनल टू एम हो, मे बी एफ प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर हो, मे बी एफ प्रोपोर्शनल टू 1/m हो, मे बी एफ प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर हो। The only information given in the question is that the force depends on the mass. हमको ये नहीं पता कि proportional to m है, proportional to m square है या proportional to 1/m है, किस तरह से या किस पावर में वो उस पर डिपेंड कर रहा है, हमको ये चीज़ मालूम नहीं है। तो हमने हमारी तरफ से मान लिया कि सपोज f proportional to m raised to power a, where a is a constant,
विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव, विच कैन बी इंटीजर, विच कैन बी फ्रैक्शनल। अब ए की वैल्यू -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, प्लस का हाफ हो सकता है, माइनस का हाफ हो सकता है, -1/3 हो सकता है, +1/4 हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, हमको पता नहीं है ए की वैल्यू क्या है। इनफैक्ट आगे जाकर के हमको ए की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, उसी से पता लगेगा कि एफ एम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर 1 आ जाए आगे तो हम कह देंगे एफ प्रोपोर्शनल टू एम है, ये ए की वैल्यू 2 आ जाए तो हम कह देंगे एफ प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर है। ऐसे ही हमने मान लिया कि एफ प्रोपोर्शनल टू वी, अब ये भी नहीं पता कि वी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर बी बोल दिया। और ऐसे ही हमने कह दिया कि एफ प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर सी, वेयर ए बी एंड सी ऑल थ्री आर अननोन, और हमको इन तीनों अननोन्स को ही कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इन तीनों को कंबाइन करके बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एफ प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, वी रेज टू पावर बी और आर रेज टू पावर सी, तीनों को कंबाइन करके लिखा। फिर इस तरह की सिचुएशन में एक कस्टम एक तरीका है, आपको याद आ रहा होगा कि प्रोपोर्शनल को हटा कर जब हम इक्वल का साइन लेते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट ले लिया के, तो एफ इक्वल्स टू के और एम रेज टू पावर ए, वी रेज टू पावर बी, आर रेज टू पावर सी। ठीक, जैसे ही हमने इक्वल का साइन लगाया ये एक इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो फिर वही जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था कि अगर इक्वेशन है तो सारी टर्म्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। अब हम उस फर्स्ट एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो पहले ध्यान से देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है एफ, और बेटा राइट हैंड साइड में कितनी टर्म है। अब देखो पावर ए, बी और सी, हमको पता नहीं है कि इन पावर्स की वैल्यू क्या है, बट इतना कन्फर्म है कि यहाँ जो कुछ भी आएगा वो इनटू या अपॉन में आएगा, मतलब प्लस और माइनस तो बीच में कहीं आएगा नहीं। सो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, ये हमारे को कन्फर्म है। तो अब हम वही फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं कि दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं। हमने एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिया फोर्स का, तो हमने क्या लिखा, m1 L1 T-2, ये फोर्स के लिए k एक कांस्टेंट, ठीक है, इसके लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा। m है मास, तो हमने उसके लिए लिख दिया m1 और इसकी पावर में a। ठीक, v स्पीड है तो स्पीड के लिए लिखेंगे m0 L1 T-1 पावर में b। r रेडियस, तो इसके लिए लिखेंगे L1 और पावर में c। क्लियर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो m1 L1 T-2 इक्वल्स टू यहाँ m रेज टू पावर a इंटू में m रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर b, T रेज टू पावर -b इंटू L रेज टू पावर c। क्लियर है ये बात। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे क्लियरली हमको चीज़ नज़र आ जाए। अब यहाँ नोट करता हूँ तो m1 L1 T-2 इक्वल्स टू RHS में m की पावर कितनी हो गई, a प्लस 0 करेंगे तो a, L की पावर b प्लस c, सही चल रहा है, L रेज टू पावर b प्लस c एंड T रेज टू पावर -b, T रेज टू पावर -b। ओके, अब हमने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशन ये आया और राइट हैंड साइड में जो टर्म है टर्म उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। इसका मतलब m की पावर दोनों साइड में इक्वल, L की पावर दोनों साइड में इक्वल और T की पावर दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए। हम m की पावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1। ऐसे ही L की पावर्स को कंपेयर करें तो हम कहेंगे b प्लस सी इक्वल्स टू 1। T की पावर को कंपेयर करें तो -b इक्वल्स टू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, b इक्वल्स टू 2, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है a इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, सो c इक्वल्स टू -1। इज दैट क्लियर। तो c की वैल्यू -1, a b और c की वैल्यूज हमको मिल गई। अब ये जो हमारा इक्वेशन था बेटा इसमें हम a b c की वैल्यूज पुट करते हैं तो f इक्वल्स टू k, m की पावर a हो गया 1,
v की पावर 2 और r की पावर c हो गया -1। सो f इक्वल्स टू k एम वी स्क्वायर और r -1 को अपॉन में ले जाता हूं तो ये r बन गया। तो ये हमारे पास में f का एक्सप्रेशन आया। ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है ये डायमेंशन की हेल्प से मिला है। अब आगे एक्सपेरिमेंटली k की कुछ वैल्यू मिली जिसका कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली उसको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 आई है। तो फाइनली f का एक्सप्रेशन मिल गया हमको mv² अपॉन r। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई डायमेंशन की हेल्प से आपको क्या फॉर्मूला या क्या एक्सप्रेशन मिला, तो डायमेंशन से आपको ये मिला। ये जो k की वैल्यू 1 मिली है इसमें डायमेंशन का कोई रोल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको k की वैल्यू मिली है 1। आप ये याद रख सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज f इक्वल्स टू k mv² अपॉन r, यहां तक कहना भी 100% ओके है। मैंने तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि एक्सपेरिमेंटली यहां पर k की वैल्यू 1 मिली है, हर क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 मिली है जरूरी नहीं है। तो फाइनली f इक्वल्स टू mv² अपॉन r बन गया। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, खुद से उसको ट्राई करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी डाउट है तो इसको एक बार आप थोड़ा सा रिवाइंड करके ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं कि मान लो हमसे क्वेश्चन कहा कि एक बॉडी पर जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पर, डेंसिटी पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड है। प्रेशर की वैल्यू हाइट, डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन 3 चीजों पर डिपेंड है। तो प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए स्क्रीन, आप ट्राई करके देखिए। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, चेक करके देखना फिर। तो हमने कहा कि P प्रोपोर्शन टू h रेज टू पावर a, P प्रोपोर्शन टू d रेज टू पावर b, P प्रोपोर्शन टू g रेज टू पावर c, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो P प्रोपोर्शन टू h रेज टू पावर a, d रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c, तीनों को कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनल हटा करके हमने इक्वल का साइन लिया तो कांस्टेंट k आ गया। h रेज टू पावर a, d रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c, हमारे पास में ये इक्वेशन बना। क्लियर, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जैसे पिछले एग्जांपल में चले थे। P हुआ प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, m1L -1 T-2, ये प्रेशर के लिए। K के लिए कुछ नहीं आएगा। H हाइट, हाइट के लिए हमको क्या लिखना है, जो लेंथ के लिए है, सो L1 इसके पावर में A। D डेंसिटी, डेंसिटी के लिए लिखेंगे m1L -3 T0 और ये B, और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसके लिए वही होगा जो हम एक्सीलरेशन के लिए लिखते हैं। तो G के लिए हमने लिखा m0L1 T-2 और पावर में C। सॉल्व किया इसको तो m1L -1 T-2 इक्वल्स टू L की पावर A इंटू में m की पावर B, L की पावर -3B, T की पावर 0 इंटू में m की पावर 0, L की पावर C और T की पावर -2C। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल है अब तो ये हो गया m1L -1 T-2 इक्वल्स टू m की पावर 0 प्लस b, ये b हो गया, L की पावर a -3b प्लस में c और t की पावर ये 0 और यहाँ पर आ गया -2c। क्लियर बेटा, यहाँ तक पावर्स को कंपेयर कर देते हैं। m की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू 1 हो गया, L की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a -3b प्लस c इक्वल्स टू -1 हो गया, और t की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो -2c इक्वल्स टू -2 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ। c की वैल्यू 1, यहाँ पर b की वैल्यू 1, वैल्यूज को पुट कर दो, a -3 b की वैल्यू 1 प्लस में c की वैल्यू 1 इक्वल्स टू -1। सो a -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 और ये इधर आ जाएगा तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। a, b और c तीनों की वैल्यूज 1 आ रही है। फाइनली इक्वेशन हमारे पास में क्या आएगा, p इक्वल्स टू k h d g, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंटली यहां पर भी k की वैल्यू 1 आती है तो p का फाइनल एक्सप्रेशन आता है p इक्वल्स टू h d g।
ये प्रेशर का एक्सप्रेशन आगे हमारे काम भी आएगा जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो मैं वही एक्सप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या वही एग्जांपल्स उठा करके चल रहा हूँ जो या तो आपने प्रीवियस क्लासेस तक पढ़े हुए हैं या इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में कहीं ना कहीं आगे आपके काम में आने वाले हैं। तो ये एक्सप्रेशंस जो मिले इनको भी अपने माइंड में रखते हुए चलना। जैसे मैंने बोला कि P=hDg, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी यूजफुल इन द फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट होगा उसमें P=hDg बहुत काम आता है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को काम में लेकर के एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल समझ में आए। एक बार जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके देख लेना, बट चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। सिंपली पावर में A B C लिखना है, कंबाइन करके लिखना है, इक्वल का साइन लेकर के कांस्टेंट लगाना है, दोनों साइड के डायमेंशंस लिखना है, पावर्स को कंपेयर करना है, ABC निकालना है। यही एक सिंपल सा तरीका है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे उतनी चीज़ क्लियर होगी। हमने कह दिया कि सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड है। अब सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है उस पर अभी दिमाग मत लगाना। मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो हम लिख रहे हैं ये है टी टाइम पीरियड। आपने सुना होगा टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या है? टाइम ही तो है। मतलब टाइम पीरियड के लिए यूनिट क्या है? सेकंड। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि किसके लिए क्या डायमेंशन लिखनी है। पॉज करो स्क्रीन को और आप चेक करके देखो, सॉल्व करने के बाद में फिर रिज्यूम करके देखना। मैंने कहा कि T प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। डायरेक्ट लिखा तीनों को कंबाइन करके। सो ये आ गया T=K, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C, ठीक। अब डायमेंशन लिखेंगे तो T के लिए तो क्या आ गया? T1। K के लिए कुछ नहीं आएगा, M के लिए आ गया M1 पावर में A, L के लिए आ गया L1 पावर में B, G के लिए आ गया L1 T-2 पावर में C। सो ये आ गया T1 M की पावर A इंटू L की पावर B इंटू L की पावर C T की पावर -2C। इसमें M की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी? 0। L की पावर कितनी? 0। और चेक कर लेते हैं इसको। M0 L0 T1 MA L की पावर B प्लस C T की पावर -2C। अब कंपेयर कर लो, M की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो A=0, L की पावर कंपेयर करेंगे तो B प्लस C=0, T की पावर कंपेयर करेंगे तो -2C=1। सो A की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से C की वैल्यू -½ हो गई, C की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो B -½ 0, तो B=½ हो गया। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बना? T=K, M की पावर 0, L की पावर ½ G की पावर -½ तो हम कह सकते हैं T=K, M की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा? L की पावर ½ अपॉन में क्या आ गया? G की पावर ½ ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया। हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि K L की पावर ½ का मतलब √L और G की पावर ½ का मतलब √G, और कंबाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं K √L/G T=, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया है डायमेंशन की हेल्प से। T=K √L/G। अब फिर वही एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर K की वैल्यू 1 नहीं मिलती है, 2π मिलती है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल याद रखना होता है। K=2π एक्सपेरिमेंटली, तो T का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? T=2π √L/G। ये भी एक एक्सप्रेशन है बेटा टाइम पीरियड का, जो हम SHM जब चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन आएगा 2π √L/G। तो एक्सप्रेशन को याद रखना, और डायमेंशन से हमने उसको किस तरह से ड्राइव किया है वो चीज़ आप एक बार ध्यान से देखना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं सेकंड एप्लीकेशन से रिलेटेड। इनको थोरोली एक बार आप चेक करना, समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर इससे आगे की जो बात है नेक्स्ट एप्लीकेशन है, और ज़रूरत अगर महसूस हुई तो कुछ और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसमें एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट गिवन होगी और हम उसको दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे। कन्वर्जन, एमकेएस में वैल्यू गिवन है तो सीजीएस में निकालो कितनी, या सीजीएस में गिवन है तो एमकेएस में कितनी, या सीजीएस में गिवन है तो एफपीएस में कितनी। वो जो कन्वर्जन है वो डायमेंशन की हेल्प से किया जा सकता है। वो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपकी क्वेरीज के आंसर्स दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।